देखो इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो अधिकारों के बारे में पढ़ा है, मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो है बिना एक नागरिक देश में विकसित नहीं हो सकता, ना शिक्षा के प्रति, ना स्वास्थ्य के प्रति, ना नागरिकता के प्रति, ना न्याय के प्रति। यानी कि अगर मौलिक अधिकार व्यक्ति के पास है तो वो अपना बेहतर विकास कर सकता है उन अधिकारों के मदद से। राज्य आपके अधिकारों की सुरक्षा करती है, संविधान आपको सुरक्षा की गारंटी देता है। हम सरकार बनाते हैं अपना मत देकर, तो सरकार बनाते हैं मत देकर, तो इन सरकार को बनाने में थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे कि इन सरकार को बनाने में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि उम्मीदवार, चुनाव में लड़ने वाले नेता, जिसको हम हिंदी में विधायक या सांसद बोलते हैं, यानी कि एमएलए या फिर एमपी। ठीक है, एमएलए से हमारा राज्य सरकार बनता है, सीएम बनता है। ठीक है, एमपी के रूप से हमारा लोकसभा में सरकार बनता है। ठीक है, जिससे हमारा पीएम निर्वाचित। तो अब हम पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शन में कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाती है, यानी कि चुनाव में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अब चुनाव में सबसे पहली बात, चुनाव आयोग ध्यान रखता है कि जातिवाद का चुनाव ना हो, किसी क्षेत्रवाद का चुनाव ना हो, सांप्रदायिकता चुनाव में ना बल्कि बहुत सारी सुरक्षाएं और तरीके चुनाव आयोग इस्तेमाल करती है। साथ में ये भी टर्म और कंडीशन लगा देती है कि जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, जो चुनाव में लड़ने वाला, सीट पे खड़ा होने वाला व्यक्ति है, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का दाग धब्बा ना हो, जैसे कि वो कानूनी विरोध ना हो, क्रिमिनल एक्ट ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, गवर्नमेंट जॉब से फायदा उठा रहा हो। ठीक है, या फिर उसने कोई क्राइम ना किया हो, या धोखाधड़ी ना किया हो, या बैंक से दिवालिया ना हो, या उसकी कम एज ना हो चुनाव के अनुसार। जो पद्धतियां होती हैं, चुनाव की कुछ पद्धतियां होती हैं और राजनीतिक दल को कैसे प्रभावित करती, चुनाव की अपनी एक पद्धति है। अब जैसे मौजूदा सरकार में जो है कुछ नेताओं ने जातिवाद, एक मीटिंग बुलाई, उसमें जो है जातिवाद का नाम लेने लगे कि हम फला देवी देवता को नहीं मानते हैं, जो भी नहीं मानते। किसी भी नेता ने मीटिंग बुलाई, लेकिन ये पब्लिक के बीच में ये मीटिंग रखी, तो यहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ और उस नेता की गिरफ्तारी कि भाई आप नेता कैसे बन सकते हैं, आप एक वर्ग को मानते हैं, दूसरे वर्गों को नहीं मानते। नेता ऐसा हो ही नहीं सकता, नेता को सबको मानना पड़ता है, वो चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, समाज में सबके लिए रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। सपोज करो मैं नेता या मैं अध्यापक ही, ठीक है ना, एक टीचर हूँ, तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि मेरे जो स्टूडेंट, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, ना कि कोई कास्ट एंड कैटेगरी। ठीक है, ये हमेशा इसी तरीके से देश का विकास, क्षेत्र का विकास करने वाले लीडर को, आपके रिप्रेजेंटेटिव को माइंड में ये कभी नहीं रखना चाहिए कि हम फला जाति और वर्ग को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, बाकी जातियां बाद में आती है, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी में ये कहा गया है कि जाति और धर्म को कभी भी बीच में ना लाया जाए, नहीं तो देश का, क्षेत्र का और इंसान का, नागरिकों का विकास नहीं होगा। ठीक, ये अलग बात है कि कौन सी जातियों को आपको ज्यादा मिला, कम मिला, वो अलग की बात है, पब्लिक की चॉइस है। जिस दिन बेहतर एजुकेशन पॉलिसी हमारी सोसाइटी में सबको मिल जाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, तो कोई भी कास्ट और रिलीजन पे अपना वोट देगा ही नहीं। लोग कंट्री के डेवलपमेंट पर देंगे, वो देश की सुरक्षा, एकता और व्यवस्था पर वोट देंगे। किसी नेता ने ये कहा कि जो है नोट पे देवी देवताओं की फोटो लगानी चाहिए, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगानी चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन इन सबसे जो है जातिवाद का, जब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। दूसरी बात, मान लिया किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या बेहतर रिस्पेक्ट देने के लिए आपने देवी देवताओं की नोट पे जो है देवी देवताओं की मूर्ति लगाने के लिए, पिक्चर लगाने के लिए कहा, तो कल को अगर वही नोट ऐसे हाथ में जाएंगे जो कोई मांस मछली की दुकान रखता है, कोई गंदगी से काम करता है, तो नोट तो सबके हाथ से आएंगे जाएंगे ना, तो वो देवी देवताओं का अपमान नहीं है क्या? तो
जिसको बेहतर मानते हैं उसके लिए बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए कभी भी धर्म वाली राजनीति जो है, रिलीजन की राजनीति हमारे भारतीय संविधान में मना की गई पूरी तरीके से, फिर भी नेता बाज नहीं आते। तो ऐसे नेताओं को चुनने से पहले ध्यान रखना, ठीक है। छोटी से फायदे दे के आपको आपके पूरे भविष्य को, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खराब कर रहे हैं, ऊपर से आपके देश के पूरे फ्यूचर का विनाश कर रहे हैं। हमको लगता है कि छोटे से फायदे देके आज हमारा भला होगा, लेकिन सच तो ये आज के 2-4 साल के फायदे देखिए आपकी पूरी जिंदगी ये खा रहे हैं। अगर 5 साल देश इस तरीके से चला तो समझ लो 20 साल पीछे हो। इसीलिए सारी जिम्मेदारी हम आम जनता की बनती है कि जब चुनाव हो तो प्रतिनिधित्व किसको देना है, किस नेता को देना है, ये ध्यान में रखकर वोट किया जाए। जब हम वोट दें तो ये ध्यान रखें पहली बात तो आपके सुख दुख और समस्याओं में वो नेता भाग कर आपके पास आ जाए तुरंत बिना कोई समय लगाए हुए, यानी आसपास का स्थानीय नेता। दूसरी बात, जो नेता बेहतर हो, बेहतर व्यक्तित्व का हो, हमेशा उसका बैकग्राउंड बेहतर रहा हो काम करने का, सोसाइटी के लिए हमेशा खड़ा रहो, उसको आप वोट दें, ना कि बड़ी पार्टी या जाति के नाम पे वोट देने लगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यही आपका चैप्टर भी कह रहा है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव में चुनाव प्रणाली के प्रोसेस बताए जाएंगे, किस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रोसेस बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा। लेकिन प्रतिनिधि किस तरीके से होना चाहिए ये कंडीशन भी चुनाव आयोग डिसाइड कर देती है, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय जो होता है वो जनता का होता है। जनता को कभी भी छोटी छोटी लालच में आकर अपने वोट को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव के दिन छुट्टी होती है तो कहते चलो ये घूम आते हैं, जबकि व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। नागरिक उस दिन एक हीरो की तरह होता है देश में कि वही सब कुछ कर सकता है देश में तरक्की और बदलाव के लिए, विकास के लिए बेहतर काम है वोट देना। एक नागरिक को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, इस कार्य को जागरूक करना चाहिए एक नागरिक को दूसरे नागरिक को बेहतर तरीके से। जो ओल्ड एज लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनको अपने सहयोग से वोट देने की जगह पे ले जाएं और लाएं वापस। जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाए कि वोट देना है, किसको देना है, कैसे देना है। प्रचार नहीं करना है कि किसी पार्टी के लिए आप प्रचार कर रहे हो, आप नागरिकों को जागरूक कर रहे हो कि आप वोट दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, ना कि किसी जाति व पार्ट में आके फंस के या छोटी छोटी लालचों में आप अपना वोट बेच आओ। इसको बोलते हैं ईमान, नागरिकों का ईमान। हम कहते हैं हमारा देश अमेरिका की तरह हो जाए, क्या हम या हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक अमेरिका वालों की तरह, अमेरिका के नागरिकों की तरह अपने कर्तव्य निभाते हैं, ड्यूटी करते हैं? फंडामेंटल राइट दिए गए, अधिकार दिए गए, उसके साथ साथ हमें ड्यूटी भी दी गई, संविधान की रिस्पेक्ट करना, स्वच्छता पर ध्यान देना, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना, लोगों को जागरूक करते रहना, बुराइयों से दूर रहना, समाज में गंदगी न फैलाना, बेहतर कार्य करते रहना, सहयोग और स्वच्छता का करते हैं क्या? नहीं करते। लोग क्या करते हैं? लोग पेट एनिमल रखते हैं, डॉग, उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, बाहर जाते हैं टॉयलेट कराना होता है दूसरे के दरवाजे के सामने करते, वो तो गलत। आप पेट पाल रहे हो तो उसको तहजीब और तरीके भी सिखाओ। पता चला अपनी गंदगी दूसरे के दरवाजे के सामने कराते, दिल्ली में तो यही माहौल है। हम इसमें पढ़ेंगे खंभा बार प्रणाली, भारत में खंभा बार प्रणाली क्यों अपनाई गई, इस क्षेत्र में नहीं पढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव सफल बनाने के लिए स्वतंत्र, यानी कोई भी जो जैसे चुनाव लड़ना चाहे लड़ जाए और किसी के साथ निष्पक्षता न हो। कोई भी जो चुनाव लड़ना चाहता है किसी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, उसके साथ निष्पक्षता हो, कभी चुनाव आयोग के द्वारा दबाव ना हो या कहीं से किसी भी खास पार्टी या मजबूत व्यक्ति से दबाव ना हो चुनाव लड़ने या चुनाव ना लड़ने। कई बार होता है लोग पैसे के दम पे चुनाव लड़ने खड़े हो जाते हैं, बाकी जो बेहतर ईमानदार व्यक्ति होता है चुनाव लड़ता है तो पार्टियां उसे अपने पार्टी से टिकट नहीं देती, तो निर्दलीय खड़ा होता है, फिर उसको हराने के लिए मेरी चोटी का चोर लगाते हैं, वोटर्स को पैसे देके खरीदते हैं या उसको धमकियां दी जाती हैं। तो ये सब जो है
गलत है। ये निष्पक्षता और स्वतंत्रता के चुनाव का उदाहरण नहीं है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के चुनाव का उदाहरण है सभी नेता जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चुनाव में उम्मीदवार करने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं, वो अपने चुनाव आयोग नई नई पॉलिसी बनाता है कि आपके चुनाव में निष्पक्षता रहे, स्वतंत्रता रहे, किसी भी उम्मीदवार के साथ गलत ना हो। देखो जो चुनाव में खड़ा होता है ना, वो बड़ी पार्टी से भी खड़ा होता है, छोटी पार्टी से भी खड़ा होता है। अब छोटी छोटी पार्टी का मतलब ये, कुछ पार्टियां राज्य स्तरीय होती हैं, कुछ पार्टियां केंद्र स्तर की होती हैं, ठीक है, राज्यसभा के स्तर की होती है, कुछ पार्टियां विधानसभा के स्तर की होती हैं। जिस पार्टी की सरकार 3 राज्यों में बन जाए वो केंद्र वाली पार्टी होती है। शासन वही बेहतर होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जब हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, तो जनता नहीं सुनती थी कि हमारा राजा कैसा हो और वो हमारे लिए कैसे व्यवस्था करता। लेकिन जब हमारे यहाँ लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है कि हमारी सरकार कौन सी होगी, हमारा नेता कौन सा होगा। तो वही शासन हमेशा बेहतर होता है, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक। ये हमेशा बेहतर माना गया है जनता की दृष्टि से, क्योंकि देश में, राज्य में, क्षेत्र में जनता रहती है, ना कि राजा और राजा के परिवार या रूल करने वाले लोगों के लोग ही रहते हैं। तो जनता की भलाई और बेहतरी के लिए ही निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है, चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है। और चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिससे कि जनता बेहतर नेता चुने और नेता भी बेहतर हो, उसके लिए कुछ क्वालिटी और टर्म्स डिसाइड कर दिए हैं चुनाव आयोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष जनतंत्र में जनता को चुनने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले चुनाव प्रणाली में ये नियम कि सरकार या प्रतिनिधि को जो है चुनेगी सिर्फ और सिर्फ कौन, जनता। चुनाव में कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए, जीतता कौन है, कौन जीतता है, जिसे जनता वोट करती है, ठीक है। जनता को भी कहा गया है गलत तरीके से वोट ना करें, डुप्लीकेट वोट ना करें। इसके लिए भी चुनाव आयोग ने धांधली ना हो, इसके लिए क्या किया है, वोटिंग मशीन बना दी है। उसमें आप क्लिक करते हो तुरंत आपका नाम जो है, नाम के साथ आपका आता है, वेरीफाई होता है, आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं और आपके फिंगर में ब्लू इंक लगाते हैं, ब्लैक इंक लगाते हैं। तो चुनाव आयोग चुनाव पहले अपने आप बॉक्स में जाके जो है बटन प्रेस करते हैं और बीप की आवाज़ आती है, टी की आवाज़ आती है और उस तरीके से आपको रेड बत्ती जलती है। फिर आपको पता चलता है कि मेरा वोट हो चुका है। और जो मशीन होती है, वोटिंग मशीन, उसमें दिखता भी है कि कौन किस उम्मीदवार के सामने कौन सा चिन्ह है इलेक्शन का, और रेड बत्ती वहाँ भी जलती है। बटन होता है, प्रेस करते हैं, हमें एहसास होता है कि वोटिंग हमारी हो। किसी भी मतदाता यानी वोटर को दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ वही चुनाव में, सेम चुनाव में एक मतदाता 2 बार वोट नहीं कर सकता, ये भी नियम है, ठीक है। तो साथ में किसी के वोट को खरीदा नहीं जा सकता, चुनाव आयोग ये भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि ऐसा या उसके प्रचारक ऐसा करते पकड़े जाते हैं कि पैसे देके या गिफ्ट देके जो है जनता को खरीदे जा रहे हैं, तो उसके चुनाव के इलेक्शन के लिस्ट को, उसके इलेक्शन को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसे चुनाव आयोग क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है उसके एप्लीकेशन। अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं, उन नेताओं ने सरकार बनाई, सरकार बना के पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। संसद कहती है हम सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी देश में पार्लियामेंट में नेता कहते हैं, पार्लियामेंट का कहना है कि हम समस्त नागरिकों को, देश में रहने वाले नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं
और प्रत्येक नागरिकों की जरूरतों, विकास और समस्याओं के लिए पॉलिसी यानी कि रूल, बिल, विधेयक पास करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि जनता को उन समस्याओं से निजात मिले, विकास मिले और देश आगे बढ़े। क्योंकि नागरिक आगे बढ़ेंगे, बेहतर होंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सच तो यह है, संसद कभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। संसद हमेशा पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व करती है, पूरे क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व करती है, ताकि ये किसी एक नागरिक को देख के संसद काम नहीं करती। समस्त नागरिकों के क्षेत्रगत नागरिकों की समस्याएं क्या है, क्षेत्रगत समस्याओं में रोड़े क्या है, विकास में बाधाएं क्या है, और पहले के समय में समस्याएं क्या थी, आने वाले समय में समस्याएं क्या होंगी, और फिलहाल के समय में नए नियम किस तरीके से बनाए जाएं, या पुरानी समस्याओं या नई समस्याओं के लिए पुराने विधेयकों में किस तरीके से बदलाव किया जाए, संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाए। संसद ये कार्य करती है और इसी पे नया बिल पास करती है। ये समस्याएं कृषि संबंधित हो सकती हैं, ये समस्याएं शिक्षा संबंधी हो सकती हैं, ये समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं, ये समस्याएं प्रौद्योगिकी संबंधी हो सकती है, टेक्नोलॉजी संबंधी हो सकती है, ये समस्याएं नागरिकता से संबंधी हो सकती है, ये समस्याएं रोजगार संबंधी हो सकती है, ठीक, ये समस्याएं परिवहन और हाईवे या रोड सड़कों के स्तर की हो सकती है, जिससे गांव से जिले से राज्य और राज्य से राजधानी या देश की राजधानी तक सड़कें पहुंच पाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच छोटी जगह से बड़ी जगह और बेहतर जगह तक होती रहे, जिससे वो अपने व्यापार या कृषि के लिए जरूरत संबंधी वस्तुओं को खरीद सके, बेच सके, जिससे कि व्यापार भी बेहतर हो सके, किसान भी बेहतर हो सके और देश का प्रत्येक नागरिक इन सभी सुविधाओं का बराबर लाभ उठा सके। जब संसद ऐसा प्रतिनिधित्व करती है तो उसमें देश के प्रत्येक नागरिकों का लाभ होता है, फायदा होता है, और इसीलिए पार्लियामेंट बनाई गई है और संसद के प्रत्येक एमपी यानी सांसद का काम यही होता है कि वो अपने क्षेत्र की होने वाली या नई आने वाली समस्याओं के लिए पहले से ही तैयार हो और पार्लियामेंट में इन समस्याओं के लिए रूल बनाए या नए विधेयक पास कर दो, जिससे आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। और वो समस्याएं आपको बताई जा चुकी हैं, कैसी समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आने जाने की समस्या, कृषि से संबंधित समस्या, ये सारी चीजें। अच्छा, एक प्रमुख समस्या है आवास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, विकलांग होते हैं या गरीब होते हैं, तो उनको आवास की समस्या होती है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती है, उनकी इनकम इतनी नहीं होती। तो हमारी प्रदेश सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने ये कार्य किया है और इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा आवास योजना और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के समय में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जो सभी क्षेत्र के नागरिकों को लाभान्वित करती है, फायदा पहुंचा है। प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है इसमें सीधे मतदाता अपने प्रतिनिधि को वोट देती है। चुनाव में मतदाता बूथ पर जाता है, इलेक्शन बूथ पर, ठीक, और वहां मतदान करता है और जीते हुए उम्मीदवार को क्या किया जाता है, जीते हुए उम्मीदवार को शासन के लिए, सरकार बनाने के लिए परमिशन दी जाती है। तो सरकार बनाते हैं और देश की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। तो फोटो तुम्हारे सामने नहीं किया करते। हाँ, तुम लोगों के सदन में पहला ही सेट कर देता हूँ, सभी सेकंड दिखा दो। नहीं तो अभी बात कर लेना ना, टेप होती है कहीं। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जिसमें जनता सीधे भाग लेती है,
जनता ही वोट करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वो प्रतिनिधि आके पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट बनाते हैं और शासन करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव अमेरिका में है, प्रत्यक्ष चुनाव भारत में भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, यानी इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। इसमें मतदाता प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को नहीं चुनते। जैसे हमने चुना एमएलए को, ठीक, और हमारे एमएलए ने मिलके सीएम को चुना, तो अपने दल का जो प्रमुख नेता होता है वही सीएम बनता है। जिसको ज्यादा नेता पसंद करते हो उसी को सीएम बना दिया जाता है। इसी तरीके से हम लोकसभा के चुनाव में, हेलो क्या है क्या भाई, लोकसभा के इलेक्शन में ऐसे बातें करो, लोकसभा के इलेक्शन में क्या करते हैं, हम एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, जिले में एक होता है, ठीक है, और एमएलए जिले में 2, 4, 5, 6 भी होते हैं। जितना छोटा क्षेत्र उतने कम एमएलए, जितना बड़ा क्षेत्र उतने ज्यादा एमएलए। तो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें सीएम अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जबकि एमएलए प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन में एमपी कौन डायरेक्ट चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी हिंदी में सांसद, जबकि प्रधानमंत्री को इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। यानी हम वोट करते हैं सांसद को, सांसद की टीम जीते हुए दल से प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री चुन लेती है, पीएम को चुन लेती है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, हमने वोट दिया अपने निजी और स्थानीय नेता को, और उस स्थानीय नेता ने पार्लियामेंट में पहुंचकर अपने प्रमुख नेता को चुन लिया। खैर, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वैल्यू हाई थी, ज्यादा डिमांड थी ज्यादा, तो खुद के दम पे, बट जनता ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को देती तो नरेंद्र मोदी थोड़ी बनते, है ना। कांग्रेस को अगर वोट दिया जाता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, भले उनका वैल्यू हाई था। ठीक है, कांग्रेस किसी पार्टी का प्रमुख जो नेता होता है वही अध्यक्ष होता है, वही बनता है, जिसको जीते हुए पार्टी के नेता जो है चुनते हैं डीएम या सीएम के रूप में। सभी राजनीतिक पार्टी पर और राजनीति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, यानी जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, इससे पब्लिक को भी ज्यादा खराब नहीं लगता कि हमने राज्यपाल को या सीएम को या प्रधानमंत्री को खुद से नहीं चुना, क्योंकि उन्हें कभी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे चुने हुए नेता ही, जिनको हमने चुना, उन्हीं नेताओं ने ही हमारा सीएम चुना, उन्हीं नेताओं ने ही हमारा पीएम चुना। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव जनता और पॉलिटिकल पार्टी दोनों पर ही पड़ा। तो लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली दोनों ही डिमांड में, और दोनों ही प्रयोग हो रहा है, दोनों ही प्रणाली का, और दोनों ही कार्यरत है। इसका सकारात्मक प्रभाव। हम पहले क्या करते हैं, प्रत्यक्ष मतदान करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, जिसमें हम वोट देते हैं और हमारा नेता चुना जाता है, बन जाता है, जीत जाता है विनर। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विनर। फिर वही नेता चुनाव में जाके अपने पार्टी के लिए, सरकार के लिए प्रमुख नेता चुन लेता है, जिसको हम विधानसभा में सीएम का नाम दे देते हैं, लोकसभा में पीएम का नाम दे देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विरुद्ध हो जाता है। कोई सोचता है कि यार प्रधानमंत्री ये नहीं ये बन जाते तो अच्छा होता, मुख्यमंत्री ये नहीं ये बन जाते तो अच्छा होता। कई बार क्या होता है कि सीएम या पीएम के चुनाव में कहीं ना कहीं जनता को लगता है धांधली होती है, सोचा किसी और को होता है, चुन कोई और लिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार ने बहुमत से सरकार बनाई तो लोगों को लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी पीएम बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शुरू से उन्होंने संभाला था, सबसे प्रमुख नेता थे। लेकिन मोदी जी का वैल्यू ज्यादा होने के नाते, डिमांड ज्यादा होने के नाते, थोड़ा एनर्जेटिक होने के नाते मोदी जी को बना दिया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि वे 75 साल से जो ऊपर के हैं उनको पीएम
ना बनाया जाए, ना रखा जाए। इसलिए जो है लालकृष्ण आडवाणी की जगह प्रधानमंत्री मोदी जी बने। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीएम 2017 के चुनाव में सीएम किसी और को बनना था, लेकिन 2 ही 3 घंटे के फैसले में योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन गए। वो अलग की बात है। चुनाव के बाद इतनी फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई कि योगी से बेहतर कोई सीएम ही नहीं मानता। तो फिर जगह यूपी की करेगी तो आगे रिजेक्शन होंगे पीएम के, तो उसमें ये कह रहे हैं कि योगी आएगा उसके बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में जहाँ भी करप्शन, जहाँ भी भ्रष्टाचार, जहाँ भी गलत चीजें होती हैं, वहाँ पे योगी जी के पॉलिसीज को रिपीट कर दिया जाता है। कोई अगर मर्डरिस्ट है, रेपिस्ट है या कोई भी क्रिमिनल ने कुछ किया तो उसके घर पर हर राज्य कोई भी हो बुलडोजर चला दिया जाता है कि पहले इसकी जड़ से इसको कमजोर करो, इसके घर तोड़ दो, इसकी गलती की इसको सजा दो। तो ये बुलडोजर चलाने का जो सिस्टम है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। शुरुआत दंगाइयों से हुई, जब दंगाइयों ने पत्थर मारने शुरू किए, पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ठीक है, तो पोस्टर लगा दिया कि भला भला व्यक्ति जो है पकड़े गए कैमरे में और इनसे बुरा हर्जाना दिया जाएगा। लेकिन फिर बुलडोजर चलाने वाला प्रोसेस ही नहीं, गुंडागर्दी खत्म हुई है। जितने ऑफिसर थे उन्होंने बेहतर काम करना शुरू किया। पब्लिक के अंदर ताकत आई है, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। पहले गुंडा राज था, लोग कंप्लेन नहीं कर सकते थे, पब्लिक लड़ती थी। आज सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर देती है पब्लिक, सुनवाई हो जाती है, हाथ की हाथ किया। दूसरी बात क्या, पहले लालच और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी ज्यादा थी और अब यूपी गवर्नमेंट ने कानून का राज, पुलिस वाले संभालते हैं कमांड। पहले क्रिमिनल लोग थे, ठीक है, जो गुंडागर्दी करते थे, नेताओं से पैसा लेते थे, अपहरण कर लेते थे लोगों का, ठीक है, जो टेंडर ठेकेदार होते थे, रोड के ठेकेदार होते थे, उनसे पैसे मांगते थे, वसूली करते थे, मर्डर ज्यादा होते थे, किडनैपिंग ज्यादा होती थी, ऐसा बंद हो गया। लोग ऐसे तरीके धीरे धीरे गवर्नमेंट की फॉलोइंग बढ़ गई, लोग मानने लगे। अब जब मानने लगे, बेहतर हो गए, तो बाकी राज्य के सीएम भी ऐसे करने लगे कि हम भी ऐसे बनेंगे। तो अब बाकी राज्य के सीएम की बात ऐसे हो गई तो पूरे देश में ही पसंद किया जाने लगा कि हाँ अभी मोदी जी हैं, इनके बाद तो हमें यही चाहिए एज ए पीएम। ठीक है, तो अपनी अपनी सोच और विचारधाराओं की बातें जनता क्या चाहती है। बाकी वो तो फैसला मतदान के बाद होता है, जब जो दल के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जीतते हैं, जिनकी बहुमत होती है, वो सरकार बनती है और वो बहुमत दल के नेता ही निर्णय लेते हैं कि हमारा सीएम या पीएम कौन बने। ठीक है, राज्य स्तर के लिए पीएम और केंद्र स्तर के लिए पीएम। हमेशा बहुमत दल के नेता ही चुनते हैं, जो नेता बेहतर लगता है उन्हें अपना चुन लेते हैं। कैसे हमें जो नेता बेहतर लगता है उसे अपना एमएलए बना लेते हैं, हमें नेता जो बेहतर लगता है उसे हम अपना एमपी बना लेते हैं। तो ऐसे ही है, नेताओं को भी जो बेहतर लगता है उसे अपना पीएम या बना लेते हैं। अभी अगर पर्ची वोट जो होती है तो जो तो आप प्रत्यक्ष चुनाव में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, भी का भी डर रहता है। लोग सोचते हैं कि लोग कहीं ना कहीं प्रमुख नेता से लालच में आके जो है अपना मतदान बदल देते हैं और दूसरे राज्यपाल को या दूसरे सीएम को या दूसरे पीएम को या दूसरे राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। ये क्योंकि जनता सामने नहीं होती ना, नेताओं की अपनी बात हो सकती है, अपने फायदे हो सकते हैं, निजी लाभ हो सकते हैं, इसलिए बेहतर उम्मीदवार को वोट ना करके दूसरे को कर सकते हैं। कैसे भी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। ठीक, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पूरा नाम क्या है राष्ट्रपति का हमारे? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के आगे महामहिम लगता है, ठीक है, देश की प्रथम व्यक्ति। हमारे सारे राज्यों का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है। किसी भी राज्य में अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ राष्ट्रपति शासन संभालेगा। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ये जानती है कि इन्होंने अपना अलग गुट बना लिया और गुट बना के अलग नेता को चुन लिया, यानी हमने जिसको चुना उन्होंने अलग नेताओं को चुन लिया, जबकि हमारी आशा थी कि इस नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि दलबंदी करके हमारे निर्वाचन
वाले नेताओं ने अलग नेता को चुना, तो यहाँ जनता के साथ विश्वासघात हो जाता है। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से बेहतर नहीं माना जा सकता, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से बेहतर और दोषमुक्त माना जाता है। रीजन इन द सेंस कि इसमें जनता वोट करती है डायरेक्ट, अपने नेता को खुद चुनती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में जनता खुद नहीं होती है, जनता द्वारा चुने गए नेता अपने प्रमुख नेता को चुनते हैं, जो पीएम, सीएम या प्रेसिडेंट बाद में होता है। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया अमेरिका में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, लेकिन अमेरिका में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अमेरिका में नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो चुनाव में दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पूरी तरीके से सही माना जाता है और अप्रत्यक्ष पूरी तरीके से गलत। इलेक्शन सिस्टम जिसे हम दोषमुक्त मानते हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, दलबंदी हो सकती है, लोग फुटबाजी करके अलग नेता को बेहतर चुन सकते हैं, अलग नेता को अपने मन से चुनते हैं। जनता को लगता है कि हमने जिनको चुना उन्होंने बेहतर चुना और नहीं चुना। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होते हैं और डायरेक्ट खुद वोट करते हैं, तो जो जीतता है हमारे द्वारा वोट किया हुआ वही नेता बनता है और हमें वो पूरी तरीके से पसंद होता है, इसमें कोई भी दोष या खामियां नहीं। ये जो ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री बने हैं वो इंडिया से तो बने, तो भैया वो मूल निवासी इंडिया के, इंडिया से नहीं है, मतलब मूल निवासी वो वहाँ पे उनके दादा बसे थे तब वो बने। तो भैया जो ये अभी इसमें मतलब ये हाँ जो पार्टीज होती है नेशनल गवर्नमेंट की, उसमें भी फिर भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं। वहाँ नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी, जैसे हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो वहाँ पे नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी है। वहाँ पे सबसे पहली बात तो सारे डिसीजन जो है क्वीन या किंग्स लेते थे। क्वीन एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई अभी जल्दी, तो अब किंग चार्ल्स के हाथों में पूरी कमान है, ठीक है। तो जिस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रपति पीएम को जो है पीएम पद के लिए इनवाइट करते हैं, उसी तरीके से किंग चार्ल्स ने ऋषि मुनि को इनवाइट किया था, जिन्होंने अभी पीएम जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री थी, पीएम थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा था कि अब महंगाई बेरोजगारी कम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया और जनता की दूसरी पसंद जो थे, वोटिंग के आधार पर दूसरे नंबर पर आए थे ऋषि मुनि, उन्हें वापस प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली। वो भारतीय मूल निवासी भारतीय हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, भारत से उनका खास लगाव है, और आगे आने वाले समय में हमें लगता है, भारतीय गवर्नमेंट को लगता है, भारतीयों को लगता है कि ब्रिटेन और भारत के रिश्ते और ही ज़्यादा मजबूत होंगे और अमेरिका काम करें। एक गुड न्यूज ये है कि ब्रिटेन को वैसे भी हमने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में थोड़ा पीछे कर दिया, हम आगे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था थी ब्रिटेन, अब हमारा देश बेहतर नेतृत्व में है, जबरदस्त आगे बढ़ रहा है। कोविड ने पूरे देश, पूरे विश्व की हालत खराब कर दी। हमारा देश ऐसा है जो महंगाई बेरोजगारी के लिए तो परेशान है, लेकिन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता भी जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा एक ऐसा टफ नेता चुनो, टफ एंड टफ। खास ध्यान रखना होगा, बेहतर चुनाव के लिए खुद का वोट बेचना नहीं है, जाति के नाम पे, 4 पैसे के नाम पे, महिलाओं को साड़ियाँ देने के नाम पे, ये सारे जो है लालच देने के तरीके हैं छोटे छोटे नेताओं, छोटी छोटी जगहों। बट जनता वही बेहतर होती है जो इन लालच में नहीं आती, जातिवाद के लालच में नहीं आती, अपना वोट नहीं बेचती। क्यों? क्योंकि आगे उसकी फैमिली, उसकी जनरेशन का विकास उसी चुनाव पर और बेहतर नेताओं पर ही होता है। इसलिए बेहतर चुनाव कंप्लीट करेंगे, बेहतर इलेक्शन रखेंगे, बेहतर नेता आएगा, तभी बेहतर सरकार बनेगी, और बेहतर सरकार बनेगी तब भी बेहतर विधेयक पास होंगे, और विधेयक बिल बनेंगे, बेहतर पॉलिसी बनेगी, और बेहतर दिशा की तरफ हमारे नागरिक, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा देश बढ़ेगा। तो हमारे देश क्या एक सपना है, विश्व गुरु, 2 साल
अभी के लिए इतना ही।